हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ब्रह्मास्त्र के चैनल पे। मेरा नाम मंथन है और हम पढ़ रहे हैं पॉलिटी फॉर सीडीएस एनडीएफ कैट। अभी तक हमारी जर्नी काफी साथ में रही है। बस अभी कुछ और लेक्चर्स, फिर आपका पॉलिटी ऑलमोस्ट कवर हो गया है, मतलब ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा। स्लिप हो गया, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, नया इनोवेशन है आज। इंडियन पॉलिटी फॉर नॉट जस्ट सीडीएस एनडीएफ कैट, कोई और एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसमें भी ये सीरीज काम में आएगी आपके। ऐसा नहीं है कि 100% आएगी, बट हाँ 70-80% तक तो आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि चीजें क्रिस्प कंसाइज है, एक अच्छे मैनर में है। शायद उतनी डेप्थ में नहीं होंगी, क्योंकि सीडीएस एनडीएफ कैट में इतना डेप्थ में पूछते भी नहीं, और हमारा मेन टारगेट है भाई यही। तो चलो शुरू करते हैं। lovokc@gmail.com, जस्ट इन केस यू एवर नीड मी, इफ यू एवर नीड मी। स्लो बोला भाई, स्लो, ठीक है। चलो, इनिशियली ये एक ऐसा पिक्टोग्राफ है जो मैंने काफी बार यूज किया है, मतलब इसी बैकग्राउंड का, ठीक है। हमने सेंट्रल गवर्नमेंट का भी देखा था, हमने मतलब सेंटर के लिए भी देखा था, हमने स्टेट के लिए भी देखा था, और अब हम लोकल गवर्नमेंट्स के लिए भी यही चीज देखेंगे। क्या है, फोटोज से यूल गेट इट बेटर। तो लेट्स हैव अ क्विक व्यू, झलक दिखला जा, क्विक झलक, ठीक है। हम लोग अब पढ़ेंगे किसके बारे में, डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में। डिस्ट्रिक्ट्स, या फिर मान लो लोकल गवर्नमेंट, या फिर मान लो विलेजेस, या फिर मान लो थर्ड टायर। थर्ड टायर ऑफ व्हाट? थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट। द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि हमने सेंटर पढ़ा, हमने स्टेट पढ़ा, एक और गवर्नमेंट होती है जो लोकल लेवल पे होती है, जिसे हम कहते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है भाई। इस सेल्फ है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। सेल्फ मतलब खुद, खुद की गवर्नमेंट, खुद की सरकार, खुद की सरकार खुद चलाएंगे, खुद के लिए चलाएंगे, ऐसा सब आएगा इसमें। तो जैसे कि हम अगर इंडिया में सेंटर की बात करें तो इंडिया हो गया खुद, इंडिया इटसेल्फ। तो वी स्टडीड अबाउट, ठीक है, पॉलिटी एट सेंट्रल लेवल। फिर किसी स्टेट की बात करें, व्हेन वी टॉक अबाउट एनी स्टेट, राज्य की बात करें, तो हमने काफी स्टेट्स के बारे में देखा कि भाई स्टेट लेजिस्लेचर कैसे होते हैं, किस किस स्टेट में स्टेट लेजिस्लेचर और मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली है। कुछ ऐसे भी स्टेट्स थे जिसमें सिर्फ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं, बल्कि स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स भी थे। ऐसे 6 स्टेट्स थे। देयर आर 6 सच स्टेट्स। कौन से थे भाई, बताओ जरा खुद को, याद है कि नहीं है, ठीक है। उसका क्या पर्पस था, ये सब वो सब मैनेजमेंट करना है भाई, एडमिनिस्ट्रेशन इजी, डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है, डिवीजन ऑफ पावर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, जो बोलो सब करना है। तो स्टेट में तो पावर दे रहे थे, एक और चीज अब आगे करनी है भाई, क्या करनी है, अब लोकल गवर्नमेंट को, मतलब सबसे ग्रास रूट लेवल को भी हमें थोड़ी पावर्स, अथॉरिटीज और फंक्शंस देने पड़ेंगे। एक इंपॉर्टेंट टर्म है, लिख लेना, ग्रास रूट, ग्रास रूट लेवल, ठीक है। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को, या फिर हम लोग बोलेंगे ग्रास रूट लेवल, ग्रास रूट गवर्नमेंट, जो बोलो, ठीक है। वैसे देखेंगे तो हम यहां शुरू करेंगे डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है। एक होता है रूरल, डिस्ट्रिक्ट को भूल जाओ अभी। कोई भी चीज में जिंदगी में होता है एक रूरल, एक अर्बन, एक बोलते हैं ना भाई वो स्टड,
ठीक है, शहरी, शहरी लौंडे, शहर के लोग, और एक होते हैं गांव के लोग। तो गांव के लोग होते हैं रूरल, ठीक है, और शहर के लोग होते हैं अर्बन, ठीक है। अब हम लोग अगर इसकी बात करें गांव की, हम रूरल की बात करें, तो उसमें एक आएगा ब्लॉक, ठीक है, ब्लॉक होगा, विलेजेस होंगे, और फिर ग्राम सभा होगा। इन सब को भूल जाओ, इसको याद रखो बस। ग्राम सभा क्या है भाई? तो ग्राम सभा बेसिकली क्या है? एक ग्राम मतलब देखो, ग्राम मतलब समझ लो किसी गांव की बात हो रही है, ठीक है, ग्राम मतलब गांव की बात हो रही है, गांव, ठीक है, गांव। सभा मतलब लोगों की मीटिंग, सभा समझ लो, ठीक है। भाई कुछ लोग होंगे, ऑफिसर्स कुछ लोग होंगे, बहुत सारे लोग होंगे, वो मिलके क्या बनाएंगे? एक ग्राम सभा बनाएंगे। उस ग्राम सभा से क्या होगा? डिस्कशन होगा। किस चीज का डिस्कशन होगा भाई? तो पॉलिसीज, ठीक है, पॉलिसीज कैसी कैसी होनी चाहिए, क्या समस्या है, क्या सुविधा चाहिए, और समस्या का क्या निराकरण हो सकता है, वगैरह वगैरह, ये सब चलता रहेगा। तो ये ग्राम सभा में हो, जिसकी भी एज 18 प्लस होगी वो ग्राम सभा का मेंबर हो जाएगा, ग्राम सभा का मेंबर हो जाएगा। कौन होगा भाई? जो 18 प्लस होगा, मतलब वोटिंग राइट होनी चाहिए। अडल्ट सफरेज, ठीक है, हमने पढ़ा था क्या होता है अडल्ट सफरेज, कि भाई एक यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज नाम की एक चीज है, कि जो कहता है 18 के ऊपर जो भी हो जाएगा और वो सिटीजन होगा किसी देश का, तो वो वोट कर सकता है, ठीक है। चलो, वोट भी क्या सब जगह वोट नहीं कर सकता, स्पेसिफिक वोट कर सकता है, बट अपनी गवर्नमेंट चूज करने के लिए वोटिंग तो कर ही सकता है, ठीक है। तो ये था ग्राम सभा, समझ आ रहा है? अच्छा, ग्राम सभा का एक हेड होना चाहिए। पॉलिटी में हमने एक कंसेप्ट हमेशा देखा है कि भाई एक टीम होगी, एक ग्रुप होगा, उसका एक लीडर होगा, जिसको हम बोलेंगे कैप्टन। तो हर टीम का एक कैप्टन होता है, हर ग्रुप का एक लीडर होता है। वैसे ही ग्राम सभा का एक लीडर होगा, लीडर नहीं बोलेंगे बट एक लीडर मान लो, तो उसके उसे हम क्या कहेंगे? सरपंच, सरपंच होगा। तो भाई सरपंच सुनेगा इन सब की बातों को, क्या करेगा सरपंच? सरपंच विल लिसन टू द प्रॉब्लम्स ऑफ द ग्राम सभा, कुछ आइडियाज होंगे तो वो भी सुनेंगे, ठीक है। तो लीडर कौन है भाई? सरपंच है। इन सब को मिला के क्या बनता है भाई? ग्राम पंचायत, ठीक है। सरपंच प्लस ग्राम सभा इज इक्वल टू पंचायत। कैसी पंचायत भाई? ग्राम पंचायत। कैसी पंचायत? ग्राम पंचायत, ठीक है। समझ तो आ ही रहा होगा, और नहीं आ रहा है फिर भी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता नहीं आ रहा होगा, हो सकता है, ऐसे कैसे? हाँ, सर ऐसे कैसे? ठीक है, इसको भी भूल जाओ, इतना तुम्हें कोई नहीं पूछने वाला। गांव का समझ लिया, अब थोड़ा शहर का भी देख लेते हैं। अर्बन हो गया, शहर को क्या बोलेंगे? शहर, शहर, शहर को क्या बोलेंगे? शहर जाते हो ना तुम लोग पढ़ने, शहर आते हो जाते हो, कि पढ़ना है तो शहर ही जाना पड़ेगा जरूरी? भाई अब तो सब जगह इंटरनेट आ गया है। मैं तो सोचता हूँ कहीं जाऊं मैं उत्तराखंड पहाड़ों में पढ़ूं, पर इंटरनेट का पता नहीं क्या होगा, होगा इंटरनेट तो कहीं से तो सेटिंग। ऑप्टिकल फाइबर्स, भाई एक और चीज है ऑप्टिकल फाइबर्स, ये एक बहुत बढ़िया टॉपिक है। ठीक है, एक और इसमें करंट अफेयर भी था, कि ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू हर गांव में, हर जगह, हर शहर में एक पब्लिक ऑफिस होगा जहां पे वाईफाई होगा। इंटरनेट, सर्च करना व्हाट इज ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है। सर बता दो, बता दूंगा तो तुम फिर सीखोगे नहीं, ठीक है। चलो, शहर के बारे में पढ़ते हैं। तो भाई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, उसको देखते। अब इन सबको भूल जाओ, ये सब सेम चीजें हैं वैसे तो। जैसे हमने यहाँ पे ग्राम सभा देखा, यहाँ पे सभा होगा जिसको हम बोलेंगे मोहल्ला, मोहल्ला, ठीक है। मोहल्ले का लीडर कौन होगा भाई? काउंसलर्स होंगे। ये काउंसलर वाउंसलर
सॉरी काउंसलर्स और सभा मिला के क्या होगा, वार्ड्स बोलेंगे। तो अगर तुम शहर में रह रहे हो तो तुम्हारे वार्ड्स के इलेक्शन भी होते हैं। अगर तुम गांव में रहते हो तो तुम्हारे पंचायत के इलेक्शंस होते हैं। अब तुम देख लो तुम कहाँ रहते हो, तुम्हारे वार्ड का लीडर कौन है, ठीक है, तुमने वार्ड के लीडर को वोट किया था कि किसी और को किया था वो भी देखना, ठीक है। चलो अच्छा, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन किसको बोलेंगे, महानगर पालिका। एक होता है नगर पालिका और दूसरा होता है महानगर पालिका। महानगर पालिका, तो ये महानगर मतलब बड़ी सिटीज मान लो, सिंपल लैंग्वेज में बड़ी सिटीज, तो उसको क्या बोलेंगे, मेट्रोपॉलिटन सिटी, जिसकी पॉपुलेशन 1 मिलियन से ज्यादा होगी, 1 मिलियन से ज्यादा होगी। और म्यूनिसिपैलिटी, नगर पालिका, म्यूनिसिपैलिटी नगर पालिका, जिसकी पॉपुलेशन 0.1 मिलियन से कम होगी। भाई मिलियन और मिलियन तो समझ आता होगा, 1 मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन सीख लेना, ठीक है। चलो, तो उसमें भी सेम चीज होती है। और सिटी काउंसिल, नगर पंचायत, ये सबसे छोटा होता है, ठीक है। ऐसे मान लो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन मतलब महानगर पालिका सबसे बड़ा होता है, उसके नीचे म्यूनिसिपैलिटी होती है, उसको हम बोलेंगे नगर पालिका, और उससे भी नीचे होता है सिटी काउंसिल या नगर पंचायत, ठीक है। इन सब को कौन मैनेज करता है भाई, इन सब का एक लीडर होगा, कौन होगा भाई, एक डीएम होगा, डीएम, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, डीएम बोलते हैं इसको, कलेक्टर भी बोलते हैं, कलेक्टर, ठीक है। आईएएस, या आईएएस होता है भाई, ठीक है, ये लिखा है देखो, हेड कौन होगा, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन होगा, आईएएस, ठीक है। जिला परिषद, जिला परिषद बोलेंगे पूरे को, ठीक है। मेंबर्स कितने होंगे इन सब को मैनेज करने के लिए, मेंबर्स 50 to 70 होंगे, मैक्सिमम ड्यूरेशन 5 ईयर, द चेयरमैन ऑफ ऑल पंचायत समिति फ्रॉम द मेंबर ऑफ जिला परिषद, ठीक है। इन सबका इलेक्शन होता है, तो भाई 5 साल तक तो रहेंगे, ठीक है। आगे पढ़ेंगे बहुत सारी चीजें, पर ये एक पिक्चोग्राफी समझ आना चाहिए। समझ आ गया हो तो आगे बढ़ते हैं, नहीं आया हो तो मैं आगे बढ़ता हूं। चलो, ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर वाला सीन आ गया, ठीक है। चलो भाई, ब्रिटिश राज तो सुना था, ये पंचायती राज क्या है, ठीक है। पंचायती राज क्या है तुम पूछ रहे हो ऑफिसर, टू बी, ऑफिसर्स टू बी, ऑफिसर टू बी, ठीक है। तुम पूछ रहे हो सर ये ब्रिटिश राज तो सुना, वो तो सुना ही होगा भाई, और वो भी नहीं सुना तो फिर खत्म है, टाटा बाय बाय, ठीक है। ये पंचायती राज क्या होता है भाई, पंचायती राज पढ़ाऊंगा मैं, अरे एक सेकंड, ओ शिट, ये जाता कैसे है, ठीक है। ब्रिटिश राज सुना था, पंचायत, ब्रिटिश राज तो सुना था भाई, ब्रिटिशर आए थे, उन्होंने राज किया, ब्रिटिश राज। फिर पंचायत आए, पंचायत ने राज किया, पंचायती राज। कल उठ के मैं आऊंगा, मंथन राज। ओ भाई साहब, सर क्या बोल रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहा हूं मैं तो। चलो, ब्रिटिश राज क्या था भाई, ब्रिटिशर आए भाई, तो ब्रिटिशर के टाइम पे यूजुअली सेंट्रलाइजेशन था, हिस्ट्री में अगर थोड़ा जाए हम लोग तो सेंट्रलाइजेशन था भाई। सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन समझते हो ना, देखो ये सेंट्रलाइजेशन, ये डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन में क्या, मैं जहां पे येलो कलर डालूंगा वो सबसे ज्यादा पावरफुल होगा, तो सेंट्रलाइजेशन में सबसे ज्यादा पावरफुल क्या होगा, टॉप का लोग, टॉप के लोग मतलब, ठीक है। और डिसेंट्रलाइजेशन में मतलब
सब नीचे वाले। सिंपल लैंग्वेज में यही है सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन मतलब क्या? सेंट्रिफिकेशन ऑफ पावर, मतलब बस एक ही इंसान के पास सारा पावर है। ये इंसान नहीं, एक ही लेवल के पास या एक ही ग्रुप ऑफ पीपल के पास सारा पावर है। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या? पावर डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, सबके पास थोड़ा 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 पावर है कुछ भी काम करने के लिए। ठीक है, चलो ठीक है। तो ऑब्वियस सी चीज है कि पंचायती राज क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि ब्रिटिशर्स आए तो लोगों की इतनी सुनता नहीं था कोई, तो सोचा कि भाई सेंट्रलाइजेशन से डिसेंट्रलाइजेशन तो करना पड़ेगा। तो पंचायती राज सिस्टम का एक कंसेप्ट लाए, बहुत लेट लाए, हालांकि आजादी के भी बहुत बाद लाए, पर बात तो तब से चल रही थी। इवन गांधी जी कहते थे कि भाई भारत देश उसके गांव में बसता है। द कंट्री इज इन इट्स विलेजेस, द इंडिया इज इन इट्स विलेजेस। तो भारत देश अपने गांव में रहता है, लोकल लेवल पे रहता है। तो भाई लोकल लेवल पे जब रहता है, ग्रास रूट पे रहता है, तो ग्रास रूट को बड़ा भी करना पड़ेगा, ग्रास को बड़ी करनी है, हेल्दी करनी है, ठीक है, प्रॉस्पर करना है, नरिश करना है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो उसके लिए ये कंसेप्ट बहुत जरूरी है। ठीक है, तो डिसेंट्रलाइजेशन ही है ये पंचायती राज सिस्टम। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के बाद अगर कोई आता है तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जहां पे लोग काम करते हैं। तो ये कंसेप्ट समझ लेना, इतना बड़ा रामायण तो नहीं है, रामायण नहीं है ये, पर इतनी बड़ी स्टोरी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कंसेप्ट समझ आए। देखो ये ग्राम सभा का एक फोटो है, क्लास 6 का, एनसीईआरटी से है। ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ो भाई, एनसीईआरटी, इंग्लिश सुधरेगा, फिर थोड़ा नॉलेज भी आएगा और एग्जाम भी क्लियर होगा शायद, शायद, यू नेवर नो। चलो, क्या है पंचायती राज? पंचायती राज सिग्निफाइज द सिस्टम ऑफ रूरल। अब हम दो चीजें पढ़ेंगे, एक होगा पंचायती राज, दूसरा होगा म्यूनिसिपैलिटीज। ठीक है, उसको बोलेंगे अर्बन लोकल गवर्नमेंट, ये रूरल लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, चलो, पंचायती राज सिग्निफाइज द रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। किसकी बात करता है पंचायती राज? पंचायत है तो रूरल की, म्यूनिसिपल है तो अर्बन की। इट वॉज एस्टेब्लिश टू बिल्ड डेमोक्रेसी एट द ग्रास रूट लेवल। भाई जरूरी नहीं है मोदी साहब है जैसे कि प्रधानमंत्री है, ठीक है, कोई चीफ मिनिस्टर होंगे किसी स्टेट के, लीडर है बड़े बड़े, तो ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल शायद नहीं है ना कि वो हर गांव में जाए, हर चीज काम करे, हर जगह पे पहुंचे। तो उसके लिए उन्होंने एक सेटअप किया होगा जैसे जिसमें लोग होंगे। ठीक है, तो वो ग्राउंड लेवल पे काम करेंगे, वो बताएंगे कि ऐसे 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 होना चाहिए, वो नीचे वाले और उनको बताएंगे, वो और नीचे वाले और नीचे नीचे करते ग्रास रूट लेवल पे पहुंचना है, मोटो ये है। ठीक है, तो डेमोक्रेसी बनानी है ग्रास रूट लेवल पे, जो सेंटर पे हो रहा है वही ग्रास रूट पे करना है। हालांकि इनफैक्ट नॉट जस्ट जो सेंटर पे हो रहा है वही करना है, उससे भी बेटर करना है ग्रास रूट पे। ठीक है, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पंचायत आर डन बाय एवरी स्टेट लेजिस्लेचर। देखो ये सीधे सीधे पॉइंट है, एग्जाम में ऐसे ऐसे सीधे स्टेटमेंट आ सकते हैं, आएंगे, मैनिफेस्ट करो, पढ़ोगे, आ जाएंगे। ठीक है, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पंचायत आर डन बाय एवरी स्टेट लेजिस्लेचर। तो मान लो जैसे यूपी है तो यूपी का पंचायत सिस्टम यूपी के हिसाब से होगा, महाराष्ट्र होगा तो उसका उसके हिसाब से होगा, गुजरात होगा तो उसका उसके हिसाब से पंचायत राज सिस्टम होगा। ज्यादा नहीं होगा, 19-20 का ही फर्क होगा, बट इट इज डन बाय एवरी रिस्पेक्टिव स्टेट लेजिस्लेचर एंड नॉट दी सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर सेंटर या फिर पार्लियामेंट। ठीक है, इट इज इंटरेस्टेड विथ रूरल डेवलपमेंट। भाई ये सब इतना मेहनत कर क्यों रहे? रूरल डेवलपमेंट करने के लिए। ठीक है, रूरल मतलब गांव की बात हो रही है, ठीक है, विलेजेस की बात हो रही है,
रूरल एरियाज की बात हो रही है, रूरल पीपल की बात हो रही है। क्या करना है? उनका डेवलपमेंट करना है, होलिस्टिक डेवलपमेंट। कैसा होना चाहिए? होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अंडर आर्टिकल 40, भाई डीपीएसपी क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स पॉलिसी। ये बताओ कौन से पार्ट में आता है, जल्दी फटाफट। पार्ट बिफोर, पार्ट 4 सर, पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। चलो, अंडर आर्टिकल 40 डीपीएसपी देयर शुड बी एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। तो पंचायत का जिक्र या मेंशन किसमें किया है भाई? डीपीएसपी में किया है कि भाई स्टेट लेजिस्लेचर का ये बनता है ड्यूटी। डीपीएसपी वही तो है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की स्टेट कैसा होना चाहिए, तो ऐसा होना चाहिए भाई। ऑर्गेनाइजेशन करना चाहिए किस चीज का? विलेज पंचायत का करना चाहिए। ठीक है, चलो। द प्रोविजन ऑफ पंचायत राज सिस्टम वाज कॉन्स्टिट्यूशनलाइज्ड अंडर 73rd सीएए, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लिख लेता हूं। हैंडराइटिंग तो बहुत ब्यूटीफुल है मेरी, तो एडजस्ट करना सीख जाओ। ऐसे हैंडराइटिंग मिले ना मिले, मैं रहूं या ना रहूं, ऐसा कुछ गाना तो था। ठीक है, चलो। हाँ, 73rd, ये याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। हालांकि अब तो इजी हो गया कि कोई पूछता ही नहीं, और याद रखो। ठीक है, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 से क्या मतलब आता है भाई? एक कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाया, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में या तो कुछ ऐड करना था या कुछ सब्सट्रैक्ट करना था। अच्छा, अमेंडमेंट कैसे होता है भाई? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैसे होता है? अंडर आर्टिकल 368, याद करो, याद करो वो दिन। ठीक है, आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है। भाई बॉडी उतर गया मेरा, जिम विम नहीं जा रहा हूँ आजकल, भागने जा रहा हूँ मैं बहुत, तो बॉडी नहीं बन रही, पंप अप नहीं हो रही। चलता है, स्टेमिना इज इम्पोर्टेंट। फिर राजस्थान वाज द फर्स्ट, अच्छा मैं कुछ और बता, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट याद रखना 1992। तो वैसे ही सर ऐसा नहीं हो सकता कि अर्बन लोकल गवर्नमेंट का भी कुछ होगा, वो होगा बाद में बताऊंगा। इतना याद कर लो, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। ठीक है, राजस्थान वाज द फर्स्ट स्टेट टू इंप्लीमेंट पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया ऑन 2 अक्टूबर 1959 इन द नागौर डिस्ट्रिक्ट, नागौर डिस्ट्रिक्ट, नागौर डिस्ट्रिक्ट, नागौर डिस्ट्रिक्ट, नागौर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो राजस्थान पहला स्टेट था जिसने पंचायती राज सिस्टम इंप्लीमेंट किया था उनके पर्टिकुलर स्टेट में। डिस्ट्रिक्ट भी बताया है, नागौर डिस्ट्रिक्ट। अब आपको सर ये डिस्ट्रिक्ट बोला है, बात तो रूरल की हो रही है, तो भाई मान लो आपका कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो, एक्स वाई जेड, जहां जहां रहते हो अपना डिस्ट्रिक्ट मान लो, तो आपके डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ डिस्ट्रिक्ट नहीं होगा, आजू बाजू कुछ गांव भी होंगे। तो बस जो कुछ आजू बाजू गांव की बात कर रहा हूँ ना, वही है ये चीज। तो नागौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी कुछ होगा। तो राजस्थान पहला था, 2 अक्टूबर गांधी जी की बर्थ डेट है, गांधी जयंती मनाते हैं। ठीक है, याद रख लेना, इजी है भाई, इतना है इजी। अब ये देखना है कि इवोल्यूशन कैसे हुआ। इवोल्यूशन ऑफ पंचायती राज सिस्टम। ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ पंचायती राज सिस्टम, द पंचायती राज सिस्टम वाज इवॉल्व थ्रू द वेरियस कमिटीज। ठीक है भाई, कुछ वेरियस कमिटीज थी, वो कमिटीज के हिसाब से पंचायती राज इवॉल्व हुआ था कि भाई पहले चंगू ने ये बोला, फिर मंगू ने ये बोला, फिर टिंकू पिंकू मिंकू रिंकी पिंकी, तो चलता रहेगा। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल हम लोग जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट देखते थे, या फिर हम लोग कोई केस देखते थे, ठीक है, जैसे बेसिक स्ट्रक्चर की बात कर ले या फिर अमेंडेबिलिटी की बात कर ले,
तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता था, पहले कुछ बोलता था, फिर कुछ होता था, फिर पार्लियामेंट आता था बीच में, फिर कुछ होता था, फिर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट बीच में आएगा, चलता रहेगा, केसेस बनते रहते थे। बस वैसे ही कमिटीज बनती रही और इवोल्यूशन होता रहा, और फाइनली इसका क्या कंक्लूजन निकला वो भी हम बताएंगे। पर एग्जाम के लिए सीधा सीधा जो इंपॉर्टेंट है वही जा रहे हैं, ज्यादा अंदर नहीं घुस रहे। रास्ता सीधा है तो मेरा काम है सीधा रास्ता बताना, ठीक है। सबसे पहला बलवंत राय मेहता कमेटी। कौन सी कमेटी भाई? बलवंत राय मेहता कमेटी 1957। देखो इंपॉर्टेंट है ना बस कमिटीज बट क्रोनोलॉजी, क्रोनोलॉजी भी, ठीक। कैसे? जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूँ 1957, फिर कुछ आएगा 1980, फिर कुछ आएगा 1992, तो पूछेगा, सिर्फ कमिटीज के नाम बताएगा और बोलेगा कि क्रोनोलॉजी के हिसाब से सेट करो एग्जाम में, तो याद रहना चाहिए। चलो, दिस कमिटी रिकमेंडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द स्कीम ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन which came to be known as पंचायती राज सिस्टम। तो बलवंत राय मेहता कमेटी पहली एक ऐसी कमेटी थी 1957 में जिन्होंने रिकमेंड किया, कैसा भाई? डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का, ठीक है, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। दिस कमिटी रिकमेंडेड एस्टेब्लिशमेंट फॉर 3 टायर पंचायती राज सिस्टम। अब 3 टायर पंचायती राज सिस्टम की बात की है, एक फिगर, एक ऐसे डायग्राम ड्रॉ कर लो। तुम लोग रब मत करना, मेरा सही नहीं बना था। ठीक है, दिस कमिटी रिकमेंडेड एस्टिमेट 3 टायर पंचायती राज सिस्टम। इन्होंने एक ट्राइंगल ऐसे सजेस्ट किया, वो ट्राइंगल में क्या होना चाहिए? जिला परिषद एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, भाई जिला परिषद एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, पंचायती समिति एट ब्लॉक लेवल एंड ग्राम पंचायत एट विलेज लेवल। तो भाई विलेज होगा यहां, जिसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? ग्राम पंचायत। फिर उसके ऊपर बोला पंचायती समिति या फिर बोला ब्लॉक लेवल, और होंगे डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है, जिला परिषद। ठीक है, ये लिख लेना, ठीक है, जिला परिषद एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, पंचायत समिति एट ब्लॉक लेवल एंड ग्राम पंचायत एट विलेज लेवल। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो। चलो, तो समझ आया भाई, डिस्ट्रिक्ट, समिति और विलेज। तो जिला परिषद, ब्लॉक लेवल और ग्राम पंचायत, तो ये 3 टायर सिस्टम सजेस्ट किया था। किसने किया था भाई? किसने किया था? बलवंत राय मेहता, ठीक है। और ये जो विलेज पंचायत है, द विलेज पंचायत इज कंस्टिट्यूटेड विद द डायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, मतलब डायरेक्ट इलेक्शन की बात हो रही है, मतलब लोगों ने डायरेक्टली चूज किया है। डायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव मतलब जो लीडर्स होंगे। पंचायत समिति एंड जिला परिषद इज कंस्टिट्यूटेड विथ इनडायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स। तो जैसे आईएएस सीईओ ऑफ द जिला परिषद जो बताया था, तो वो क्या थे? वो तो थोड़ी इलेक्शन से आए हैं, वो इलेक्टेड होंगे। वो कैसे इलेक्टेड होंगे? इनडायरेक्टली, ठीक है, एग्जाम्पल है।
कुछ और भी लोग होंगे जो डायरेक्टली नहीं होंगे, इनडायरेक्टली होंगे। डिफरेंट स्टेट्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ टायर्स, टीयर टीयर बोल सकते हो, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीयर सिस्टम एंड नोट वन पर्टिकुलर एंड नॉट, नोट नहीं है भाई, नॉट एंड ये भी नहीं है, एंड नॉट वन पर्टिकुलर ग्रिड पैटर्न। कहने का मतलब ये है कि हर स्टेट में ऐसा होना जरूरी नहीं है कि 3 लेवल का ही हो, ठीक है, जिला परिषद, ब्लॉक लेवल और ग्राम पंचायत ही हो, जरूरी नहीं है, वेरी करेगा स्टेट टू स्टेट, हर स्टेट का वेरी करेगा। समझ आ रहा है भाई? चलो, अब आया अशोक मेहता। हर्षद मेहता नहीं भाई, अशोक मेहता। वैसे हर्षद मेहता भी 90s में बहुत फेमस थे, ये भी 90s की बात हो रही है, ठीक है। चलो, पहला था 1957, अब आ गया भाई अशोक मेहता कमेटी 1977। इन्होंने क्या बोला, सीधा सीधा आ जाते हैं पॉइंट पे। इन्होंने ये बोला, इट रिकमेंडेड रिप्लेसमेंट ऑफ 3 टीयर सिस्टम बाय 2 टीयर। तो जो 3 था, तो उन्होंने बोला इसको करके बस 2 कर दो। अरे यार, 2 कैसे? ऐसे क्या, अपॉइंटमेंट ऑफ, हाँ ठीक है, 2 टीयर सिस्टम। और क्या बोला, अपॉइंटमेंट ऑफ पंचायती राज मिनिस्टर्स फ्रॉम द काउंसिल। तो हर स्टेट में एक अलग मिनिस्ट्री बनाते हैं, और वो मिनिस्ट्री का नाम क्या होगा, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, ठीक है, और उसका एक मिनिस्टर होगा जिसको मिनिस्टर ऑफ पंचायत राज बोलेंगे, ठीक है। तीसरा क्या बोला, पॉपुलेशन बेस्ड रिजर्वेशन होना चाहिए। रिजर्वेशन होता है जैसे कि लोकसभा का इलेक्शन में भी रिजर्वेशन होता है, ठीक है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं। फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के भी इलेक्शंस होते हैं, तो उसमें भी रिजर्वेशन होता है। रिजर्वेशन का मतलब ये होता है कि कुछ एरिया में कुछ सीट्स ऐसी होंगी जो सिर्फ कुछ रिजर्व्ड कम्युनिटीज के लिए ही होंगी, जैसे SC ST, ठीक है, या अदर बैकवर्ड क्लासेस, या फिर वुमेन, ठीक है, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए तो इतनी नहीं होती, पर SC ST वुमेन्स, विमेन, ठीक है, SC ST और विमेन्स, तो इनके लिए रिजर्वेशन होता है। तो सबसे पहले किसने रिकमेंड किया, पॉपुलेशन बेस्ड, पॉपुलेशन के हिसाब से रिजर्वेशन होना चाहिए, कि ना जस्ट रिजर्वेशन। फॉर एग्जांपल मान लो कि कोई पर्टिकुलर एरिया में पर्टिकुलर कम्युनिटी का पॉपुलेशन ज्यादा है, तो वहां पे रिजर्वेशन करेंगे या नहीं करेंगे उस हिसाब से, ठीक है। तीसरा क्या बोला, सॉरी चौथा क्या बोला, कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन शुड बी गिवन टू द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। मतलब ये जो की बात चल रही है इंस्टीट्यूशंस की, उनको क्या करना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करना चाहिए, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करना चाहिए, तो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देना चाहिए। अच्छा सर, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने से क्या होगा? नहीं होगा ना, सुप्रीम हो जाएगा, पूरे दुनिया को नहीं पर पूरे देश को मानना पड़ेगा, और उसको फिर हटाना इतना इजी भी नहीं होगा, और उसके हिसाब से लॉज भी बन सकते हैं दूसरे। बस, तो अशोक मेहता याद रखना 1977। चलो, नेक्स्ट क्या है, GV राव कमिटी 1985। भाई तुम्हारा एक होमवर्क है, ये GV राव जो लिखा है, उसमें GV का फुल फॉर्म क्या है? सर्च करो अब भी फटाफट, गूगल कर लेना, फिर लिख लेना, ठीक है, साइड में कहीं कमेंट भी कर सकते हो, ठीक है। उन्होंने क्या बोला, गिव सिग्निफिकेंस टू द जिला परिषद फॉर डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब बार बार किसकी बात हो रही है भाई, डिसेंट्रलाइजेशन। तो मैंने शुरुआत में ही एक कंसेप्ट बताया था, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन मतलब सारा पावर सेंटर पे चला जाएगा, मतलब एक पर्टिकुलर ग्रुप पर्सन या पीपल के पास जाएगा ऊपर के लेवल पे। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सबको, ठीक है। इलेक्शंस ऑफ द इंस्टीट्यूशंस शुड बी हेल्ड रेगुलरली। उन्होंने बोला अगर इलेक्शन करना ही है तो रेगुलर करने का। तो रेगुलर क्या भाई, 5 साल, 3 साल, 8 साल, 10 साल, क्या
जो भी करो पर रेगुलर करो, ये सर्च करना तुम लोग। चलो अब क्या आ गए भाई, सिंघवी साहब, एलएम सिंघवी साहब है कि साहिबा है, ये भी तुम्हारा होमवर्क है। ये सब ऐसे देखता रहने का क्या। एलएम का फुल फॉर्म क्या है सर, ऐसा तो कौन एग्जाम में पूछता है। क्यूरियोसिटी इज द मदर ऑफ नॉलेज। वाह 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 वाह। क्यूरियोसिटी इज द मदर ऑफ नॉलेज, तो क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, नॉलेज तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, मजा भी आएगा। ठीक है, किसी भी चीज की क्यूरियोसिटी होनी चाहिए लाइफ में। इधर से व्यू अच्छा दिखता है इसलिए मैं उधर देखता हूँ। ठीक है, एलएम सिंघवी 1986 में क्या बोला, रिकमेंडेशन रिकमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन थ्रू अ न्यू चैप्टर। भाई एक नए चैप्टर ऐड करने की बात कर दी। ठीक है, एक नया चैप्टर ऐड करने की बात करी। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्याय, नहीं ये थोड़ा न्याय, एन एन वाई ए वाई, न्याय पंचायत। ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्याय पंचायत एट क्लस्टर विलेज। जल्दी जल्दी में हो जाता है कभी कभी, ऑटो 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 कुछ भी, ये सिस्टम चलता रहता है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्याय पंचायत एट क्लस्टर ऑफ द विलेजेस। अब न्याय पंचायत, न्याय पंचायत मतलब न्याय, ओए होए, जस्टिस, इनजस्टिस एनीवेयर इज थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर टाइप्स। ठीक है, जैसे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट है, तो उन्होंने बोला भाई एक न्याय पंचायत भी होना चाहिए लोकल लेवल पे। ठीक है, क्या होना चाहिए, न्याय पंचायत। एक ऐसी पंचायत बैठेगी, सुना नहीं था पंचायत बैठती है, तो बस पंचायत बैठेगी न्याय करेगी, ओ चलो मैं न्याय करता हूँ। मोर फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू दी विलेज पंचायत, पैसे भी देने तो काम करेंगे, पैसे होंगे तो काम इजी हो जाता है लाइफ में। फैक्ट्स, जुडिशियल ट्रिब्यूनल इन ईच स्टेट। न्याय पंचायत तो बना दिया, मान लो कि ये गांव है, ठीक है, इधर न्याय पंचायत बना दिया। जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स थे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स बताए मैंने, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। तो हाई कोर्ट में मानो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाते हैं, अपील मतलब केस करते, सेटिस्फेक्शन मिला नहीं मिला जो भी हो, अपील तो कर सकते हैं हाई कोर्ट में, उधर ना हुआ तो सुप्रीम कोर्ट, तो अपील तो है। तो ऊपर वालों को क्या बोलेंगे, अपीलेट ट्रिब्यूनल्स, तो हमने ट्रिब्यूनल्स भी पढ़े थे। ठीक है, कौन सा आर्टिकल भाई जल्दी बताओ, आर्टिकल कौन सा ट्रिब्यूनल्स का, सर भूल गए, वो भी वीडियो वापस देखना तुम लोग, छोटा सा ही है। ठीक है, ट्रिब्यूनल्स, दो ट्रिब्यूनल्स थे, एक एडमिनिस्ट्रेटिव और एक अदर पर्पसेस। और क्या बताऊं। ठीक है, हायरार्की सिस्टम थी, एक में नहीं थी, ये सब याद करो, याद करो वो दिन। ठीक है, देख ले वीडियो, तू देख ले। चलो, जुडिशियल ट्रिब्यूनल इन ईच स्टेट, तो इसके ऊपर एक ट्रिब्यूनल होगा या फिर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए होगा, जैसे कि ग्राम पंचायत के लिए होगा ट्रिब्यूनल। ठीक है, एक हो, चलो हो गया। ठीक, अब आ गया थुगोंग, थुंगन, क्या थुगोंग, सर आप ही गलत बोल रहे हो, हम क्या करें फिर। मैं जानबूझ के बोला, मैं जानबूझ के बोला। क्या है भाई, थुनगोन कमेटी, थुन मिथुन वाला थुन, गॉन गोगुआ गॉन वाला गॉन, थुनगोन कमेटी। पर कैसी थुनगोन, पीके थुनगोन कमेटी 1988 क्या कहता है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन देना है पंचायती राज बॉडीज को। भाई एलएम संघवी ने भी बोला, सिंघवी ने भी बोला, थुंगन ने भी बोला कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन दो। तो कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन इतना क्यों दे रहे, तो हम पढ़ेंगे इसके बाद, नेक्स्ट एक सेशन आएगा, कभी भी आएगा, पर हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, स्टैट्यूटरी बॉडीज, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज वगैरह। तो उसमें तुम्हें पता चलेगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कितनी इंपॉर्टेंस क्यों है। चलो अभी भी बता देता हूँ, पहले भी बता दिया 10-15 मिनट पहले, इसका इंपॉर्टेंस ये है
कि वो सुप्रीम हो जाती है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है इस देश में पॉलिटी के हिसाब से, बाकी तो अपना प्यार ही ऊपर है। ठीक है, मैसेज, कॉल, कॉल, खाना पीना, मजा, वही ऊपर है, सुप्रीम तो वही है, आराम। पॉलिटी देखे तो भाई कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, तो बस अगर उसमें एडिशन मिल गया, उसके अंदर हम बैठ गए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो हम प्रोटेक्टेड हो जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, तो हमें कोई छेड़ ज्यादा नहीं सकता। कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन टू द पंचायत राज बॉडीज, सिस्टम एट विलेज, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल, 3 लेवल पे होना चाहिए, विलेज, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल, तीनों लेवल पे पंचायती राज सिस्टम होनी चाहिए। जिला परिषद कोर ऑफ द पंचायत सिस्टम, तो जो जिला परिषद बताया था, जो परिषद होता है, ये होता है डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, ये होता है, हाँ डिस्ट्रिक्ट जो होता है, और ये क्या था, ग्राम सभा, ठीक है, ये जीपी, और जो समिति थी, ये समिति, ठीक है, तो उसमें जो जिला परिषद था, जो डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे थे, वो कोर होगा। सर कोर क्या होता है, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कोर, सेंटर, ठीक है, ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट में जो था जिला परिषद, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये ब्लॉक होगा, ठीक है, ये ब्लॉक है, और ये विलेज। चलो, जिला परिषद कोर ऑफ द पंचायत सिस्टम, फिक्स्ड टेन्योर ऑफ 5 इयर्स, जैसे लोकसभा में 5 साल का है, लेजिस्लेटिव असेंबली में भी 5 साल का है टेन्योर मेंबर्स का, वैसे ही क्या होगा भाई, लोकल गवर्नमेंट का भी 5 साल का टेन्योर होगा। मैक्सिमम पीरियड ऑफ सुपर सेशन ऑफ अ बॉडी 6 मंथ्स। क्या होता है सुपर सेशन, अरे सुपर सेशन बोलो, एक्स्ट्रा बोलो, या सरपास बोलो, कि भाई सरपास करने का मैक्सिमम पीरियड क्या हो सकता है, 6 मंथ्स। मैक्सिमम पीरियड ऑफ सुपर सेशन ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू व्हाट, 6 मंथ्स, तो 6 महीने से ज्यादा कोई बॉडी नहीं रह सकती 5 साल के बाद, इलेक्शंस करने ही पड़ेगी। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन ऑल 3 टियर, टायर, ये स्पेलिंग गलत हो गया, TIER, ठीक है, देखो मैं अपनी गलतियां खुद ही बताता हूँ, वाह वाह। ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, रिजर्वेशन पॉपुलेशन के हिसाब से को, ये तो पहले भी बोला था। पहली बार वुमेन रिजर्वेशन की बात की है थुनगोन कमेटी में, अभी तक हमने SC रिजर्वेशन, ST रिजर्वेशन तो देखा था, पर वुमेन रिजर्वेशन नहीं था, तो इसमें वुमेन रिजर्वेशन आया है। सेटिंग अ फाइनेंस कमीशन इन ईच स्टेट फॉर फाइनेंस टू द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, फाइनेंस देने की बात की थी अभी तक, ये क्या किया, ये तो फाइनेंस कमीशन ही बना दिया। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में वी विल स्टडी की व्हाट इज फाइनेंस कमीशन, इट्स बेसिकली रिलेटेड टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, तो वो फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया की बात थी। जो टैक्स से पैसा कमाती है सरकार, वो कहाँ जाएगा, किसके पास जाएगा, कितना खर्च करना है, तो सेंट्रल स्टेट के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये कैसी बात कर दी, स्टेट फाइनेंस कमीशन की बात कर दी, ठीक है, सेटिंग अप फाइनेंस कमीशन इन ईच स्टेट फॉर फाइनेंसेस फॉर व्हाट, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। तो याद रखना, फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया पैसे नहीं देती लोकल गवर्नमेंट को, कौन देती है, स्टेट फाइनेंस कमीशन देती है, ठीक है। चलो, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर टू बी द CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द जिला परिषद, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, DM, जो कलेक्टर बताए थे मैंने कौन होंगे, वो क्या होंगे, वो CEO ऑफ जिला परिषद, ठीक है। काम करो, नाम करो, मजा करो।
मेरे को जिंदगी में कोई पूछता है कैसे चल रहा है, तो मैं क्या बोलता हूँ, एक नंबर। क्या बोलने का? एक नंबर। ठीक है, हमारी मतलब हमारे ऐसे यहाँ पे बोलते हैं गुजरात से, एक नंबर है। क्यों चाले छे एक नंबर। मैं तो पर्सनली ये बोलता हूँ, एक नंबर। अच्छा, उससे भी एकदम सुप्रीम चल रहा हो कि भगवान ही बन गए हो, तो क्या बोलने का? जीरो जीरो। ठीक है, जीरो जीरो, एकदम जीरो जीरो, कुछ इशू ही नहीं है, जीरो। समझ रहे हो? हायरार्की समझो ना, तो कैसा पेपर कैसा जाना चाहिए? एक नंबर। एग्जाम कैसी जानी चाहिए? एक नंबर। और ऑफिसर्स कैसे बनना है? जीरो जीरो, एकदम कुछ देखने का ही नहीं, बैठा दो, जीरो जीरो। चलो, नेशनल पंचायती राज डे कब है भाई बहनों? ऑफिसर्स, सॉरी ऑफिसर्स, व्हेन इज द नेशनल पंचायती राज डे? ओए होए सर, 24 अप्रैल, अभी आने वाला है। ठीक है, तुम्हारी एग्जाम के पहले आ जाएगा। नहीं नहीं, बाद में, 3 दिन बाद। इस बार सीडीएस का एग्जाम 21 अप्रैल को है, एनडीए का भी 21 को ही है शायद, पता नहीं। ठीक है, पंचायती राज डे, उसको सेलिब्रेट करते हैं कैसा सर? वैलेंटाइन जैसा समझ लो तुम। तो फूल देते हो, इसमें कुछ नहीं देते, उसमें फूल नहीं देते, इसमें याद करते हैं कि हमारा भी पंचायती राज सिस्टम है भाई, सेलिब्रेट करो। ठीक है, ओहो सर झूला झूल रहे हो? नहीं भाई, हाथ हिला रहा हूँ। एक नंबर रहने का, जीरो जीरो काम करने का। जीरो काम नहीं, जीरो जीरो, ये अलग ही गणित है हमारा, अलग मैथ्स। ठीक है, चलो। अब आई गैडगिल कमिटी 1988। थुनकॉन के बाद कौन आया भाई? गैडगिल कमिटी। गैडगिल कमिटी में क्या बोला? रिकमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू पंचायत राज इंस्टीट्यूशन, सेम चीज। इन्होंने भी क्या बोला थी? 3 टियर सिस्टम, 2 टियर के बजाय 3 टियर कर दिया। ठीक है, फिर क्या बोला? फिक्स टर्म ऑफ 5 इयर्स। फिर रिपीट हो रहा है, मतलब अब देखो एक ही चीज वापस बार बार हो रही है कि ओ ये करना है, तो ठीक है। डायरेक्ट इलेक्शन, भाई कैसा इलेक्शन? डायरेक्ट इलेक्शन ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ द पंचायत एट ऑल लेवल। पंचायत एट ऑल लेवल, कुछ भी हो, इनडायरेक्ट हो, डायरेक्ट, सॉरी हाँ, कोई भी लेवल हो, जैसे ट्राइंगल बताया था मैंने। ठीक है, ये हो ये हो ये हो, कुछ भी हो, हर जगह पे क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए सर, क्या होना चाहिए भाई? डायरेक्ट इलेक्शन होना चाहिए। किसका? मेंबर्स का, कलेक्टर का नहीं, डीएम का नहीं, मेंबर्स का। रिजर्वेशन फॉर सीट्स फॉर एससी एसटी एंड वुमेन। एससी एसटी, अरे एससी एसटी और वुमेन्स का रिजर्वेशन होना चाहिए। एम्पावर पंचायत राज बॉडीज टू लीवाई, ठीक है, लेवाई, कलेक्ट एंड अप्रोप्रिएट टैक्सेस एंड ड्यूटीज। इनको भी टैक्स लेने का, वसूल करने का हक दिया जाए। जैसे कि हर स्टेट को है, सेंटर को है। जिस जीएसटी भरते हो तो जीएसटी में सेंटर और स्टेट खाते, खाते तो नहीं कहते, नॉट अ गुड लैंग्वेज, बट सेंटर और स्टेट लेते हैं, लीवाई करते हैं, लगाते हैं, लागू कर, तुम्हारे काम में फिर लगाते हैं। तो वैसे ही क्या भाई, अब लोकल गवर्नमेंट्स भी कर सकती है ऐसा, कुछ उनके भी कुछ टैक्स होंगे। तो जैसे किसी सिटी में कभी तुम जाओगे, तो वहां पे गाड़ी पार्क करोगे किसी सिटी में, जैसे हम पार्क करते हैं, तो आप 15 रुपए 20 रुपए लेते हैं, कुछ चिट्ठी देते हैं, बोलते हैं कि ये म्यूनसिपल टैक्स है। ओ मैंने बोला भाई साहब, 2 मिनट का 20 रुपए म्यूनसिपल टैक्स। चलो, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन, इन्होंने भी क्या बात करी? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन, मैंने बताया व्हाट इज स्टेट फाइनेंस कमीशन। ठीक है, चलो। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन फॉर इलेक्शन ऑफ द पंच, ओ भाई साहब, सर ये नया सुना। ठीक है ऑफिसर्स, हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पढ़ेंगे तो उसमें एक चीज पढ़ूंगा मैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या करता है? इलेक्शन, इलेक्शन ऑफ व्हाट? एवरीबॉडी, बड़े बड़े लोगों का सबका इलेक्शन करता है, बाप का, भाई का, दादा का, सबका इलेक्शन करेगा। कौन? फैजल।
कौन है फैजल? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। बस फैजल एक काम नहीं कर पाया, क्या है भाई? लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन नहीं कर पाया। तो किसने किया? वो स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो हर स्टेट में एक स्टेट इलेक्शन कमीशन होगा। तो वो स्टेट इलेक्शन कमीशन का बस एक ही काम है, और उसका एक काम क्या है? फॉर द इलेक्शन ऑफ पंचायत, ठीक है, और म्यूनिसिपल्स भी है, म्यूनिसिपैलिटी। तो उनका इलेक्शन कौन करेगा? स्टेट इलेक्शन कमीशन, ठीक है। वो स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू ही बॉडी बनती है। स्टेट लेजिस्लेचर, सॉरी, नॉट गवर्नमेंट। गवर्नमेंट तो पावर में होती है, लेजिस्लेचर में हर कोई होता है। द रिकमेंडेशन ऑफ गेटगिल कमिटी, ओह केडी नहीं भाई, गेटगिल committee became the days of drafting an amendment bill which aimed to confer constitutional status and protection of पंचायत राज institution, ठीक है, यही है सब, ये चीज। चलो अब कुछ थोड़े इम्पोर्टेंट 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 सर पिन अटक गई। मैं ये बताना चाह रहा था, जब ऐसे पिन अटक जाती तो कितना इरिटेटिंग होता। तो एक ही सब्जेक्ट पे, एक ही टॉपिक पे, एक ही चैप्टर पे, एक ही इंसान पे, एक ही चीज पे थोड़ी अटक के रहने का जिंदगी भर। आगे बढ़ो, 0-0, एक नंबर काम करो। 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 के थ्रू पंचायत बने थे, ऑब्वियसली एडिड अ न्यू पार्ट 9, पार्ट 11, ठीक है, टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये तो थोड़ा गलत हो गया, ठीक है, 11 नहीं है भाई, 11 और 9 में लोचो हो गया, लोचो लफड़ो थे, ठीक है। पार्ट 9 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कौन सा पार्ट भाई? पार्ट 9 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, शेड्यूल 11 है, ठीक है, शेड्यूल 11, ठीक है, 11 शेड्यूल है। इधर थोड़ा सिस्टम हो गया। क्या है? आर्टिकल 243 से लेके 243 ओ तक सारे आर्टिकल्स क्या होंगे? पंचायत के रिलेटेड होंगे। सारे इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ये 2-4 इंपॉर्टेंट है, देख लेना। इसके अलावा भी है, बुक तो है ही, सारे इधर चिपकाना तो मुश्किल था, रोज बॉयज गाइज गर्ल्स, ठीक है। 11 शेड्यूल वाज एडेड इंक्लूडेड 29 मैटर्स। भाई एक नया शेड्यूल बना है, शेड्यूल क्या है हम आगे बढ़ेंगे, पर अभी छोटा समझ लो कि शेड्यूल ऐसी चीज है जो आर्टिकल में नहीं होती, तो आर्टिकल के बाहर की चीजें शेड्यूल में लिख के रखी थी। तो पंचायत राज इंस्टीट्यूशन अंडर 73rd Constitutional Amendment Act 1992, it added a new part in the constitution named as part 9 of the Constitution of India from article 243 to 243O, and it added 11th schedule including which included 29 matters relating to panchayats and panchayati raj government, ठीक है। State governments were under the constitutional obligation to adopt new panchayati raj system। तो ये बनाया किसने? ये सब बनाया पार्लियामेंट ने, ठीक है। तो स्टेट को मानना ही पड़ेगा, तुम्हें मानना ही पड़ेगा, ठीक है, किसको? स्टेट को। आर्टिकल 243 के क्या कहता है? 243 के ओ तक है, तो के आ गया उसमें। हाँ, इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स की, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के मेंबर्स इलेक्ट कैसे होंगे? डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, डायरेक्ट इलेक्शन होगा। आर्टिकल 243 डी क्या कहता है? रिजर्वेशन ऑफ सीट्स। तो मेरे को पूछे कि विमेंस रिजर्वेशन कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 243 ABCD XYZ कुछ भी ले दे देगा, तो तुम्हें पता होना चाहिए 243 डी, रिजर्वेशन फॉर क्या? SC ST वुमेन, ठीक है, SC ST एंड वुमेन। अच्छा, वुमेन की रिजर्वेशन कितनी होनी चाहिए? 1/3 ऑफ द टोटल सीट्स।
तो 100 सीट होगी तो उसमें से 90 सीट्स होगी तो 30 सीट्स वुमेन की रिजर्व होगी फॉर SC and ST in every पंचायत at all level in the proportion to their population। और SC और ST की जो रिजर्वेशन होगी वो पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन पे होगी। मैथमेटिक्स में ज्यादा मत घुसना, बस इतना याद रखना। 243D रिजर्वेशन कभी भी पूछ ले किसी का भी तो 243D, और के पूछे तो इलेक्शन, वुमेन की 1/3 वगैरह वगैरह। ठीक है। जब वोटर कंपलसरी एंड वॉलेंटरी प्रोविजन, ये नेताजी पूछ रहे हैं, उनको नहीं पता तो मैंने बोला बता देता हूँ। तो वॉलेंटरी और कंपलसरी प्रोविजंस ये थे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। कुछ ऐसी चीजें होंगी जो करनी ही पड़ेगी, कुछ ऐसी चीजें होंगी जो नहीं भी होगी तो चलेगा। तो क्या है कंपलसरी प्रोविजंस, करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलो व्हाट आर द कंपलसरी प्रोविजंस। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्राम सभा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ग्राम सभा। तो शुरुआत में मैंने बताया कि भाई ग्राम सभा क्या है, ग्राम सभा क्या है। इन अ विलेज और अ ग्रुप ऑफ विलेजेस, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पंचायत एट विलेज, इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। एस्टेब्लिशमेंट एट पंचायत, देखो ग्राम सभा अलग चीज है और पंचायत अलग चीज है। डिस्ट्रिक्ट डायरेक्ट इलेक्शन ऑफ ऑल सीट्स एट ऑल लेवल। तो कोई भी लेवल हो इनका क्या इलेक्शन होगा, डायरेक्ट इलेक्शन होगा, ऑल सीट्स के लिए होगा, कहीं इनडायरेक्ट नहीं होगा। और रिजर्वेशन याद करो 243D ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, रिजर्वेशन फॉर SC ST एंड वुमेन। ठीक है। Indirect election to the post of chairman at intermediate and district level, intermediate and district level पे क्या होगा, indirect election भी हो सकता है। minimum age for contesting election to the पंचायत is 21। तुम्हें लोकसभा का मेंबर बनना हो तो 25 थी, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर बनना हो तो 25 थी, राज्यसभा का मेंबर बनना हो तो 30 थी। ठीक है। स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल अगर होगा कि स्टेट में अगर मेंबर बनना हो तो 30 होगी। अगर तुम्हें पंचायत के, हाँ तो ये लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए मिनिमम एजेस है। जैसे प्रेसिडेंट का इलेक्शन में अगर तुमको जाना है तो 35 मिनिमम एज होनी चाहिए। तो वैसे ही अगर पंचायत के इलेक्शन तुम्हें लड़ने हो, तुम्हें खुद को अगर मेंबर बनना हो या सरपंच बनना हो तो मिनिमम एज क्या होनी चाहिए तुम्हारी, 21। और 18 तो है ही मिनिमम वोटिंग एज। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स ऑफ SC and ST एट ऑल लेवल, 33% रिजर्वेशन टू वुमेन, 1/3 एट ऑल लेवल। फिक्स्ड टेन्योर ऑफ 5 years, जैसे लोकसभा में भी 5 साल है, लेजिस्लेटिव असेंबली में, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में भी 5 साल है, वैसे ही पंचायत में भी फिक्स्ड टेन्योर इज 5 years। ऑल्दो द पंचायत कैन बी डिसॉल्व, जैसे लोकसभा भी डिसॉल्व हो सकता है, लेजिस्लेटिव असेंबली भी डिसॉल्व हो सकती है। ठीक है। परहैप्स अ प्रीमेच्योर डिसोल्यूशन डज नॉट एंजॉय फुल पीरियड ऑफ 5 years, ऑब्वियस है, बट ओनली द रिमाइंडर ऑफ पीरियड। जैसे कि हमने लोकसभा पढ़ा था, जब लोकसभा डिसॉल्व हो जाता है, डिसॉल्व मतलब खत्म। ठीक है, खत्म हो गया, मान लो सरकार गिर गई, सरकार चली गई, द हाउस इज डिसॉल्व। ठीक है। अब भाई सरकार नहीं रही, तो जब सरकार नहीं रहती थी तो नई सरकार बन के आती थी। तो नई सरकार, फिर एक याद करो स्पीकर प्रोटेम, तो जब तक एक गवर्नमेंट चली जाती है और दूसरी आती है तब तक कोई तो स्पीकर चाहिए होगा, क्योंकि स्पीकर फिक्स नहीं होगा उस टाइम पे कि नई सरकार में स्पीकर कौन होगा। तो जो इंटरमीडिएट टाइम पे स्पीकर होगा उसको बोलेंगे स्पीकर प्रोटेम। अब वापस पॉइंट पे आ जाओ। डिसॉल्व हो गई लोकसभा, तो नई सरकार आएगी, नई गवर्नमेंट आएगी, नए मेंबर्स आएंगे, मेंबर्स तो वही होंगे पर सरकार नहीं आएगी। क्या करते थे वो, फिर से 5 साल शुरू होते थे, फिर से 5 साल शुरू होते थे। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में भी ऐसा ही था, स्टेट में। पर भाई पंचायत में अलग चीज है, देखो पंचायत में अलग है, 5 साल है
मान लो 2 साल में खत्म हो गई सरकार, डिसॉल्व हो गई पंचायत में, तो अब बचे कितने? 3। तो नई जो पंचायत की सरकार होगी वो 3 साल काम करेगी। पर लोकसभा में या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या था, 5 साल है, 2 साल हुए, 2 साल में खत्म हो गई, तो 3 साल नहीं करेंगे, नए 5 साल आएंगे, ठीक है, न्यू 5 years। पर पंचायत में रिमाइंडर ऑफ द पीरियड ही एंजॉय कर पाएंगे, पूरे 5 साल नहीं कर पाएंगे। अच्छा, ये रिकॉल 6 मंथ्स क्या है, देख लो। 6 मंथ्स ये कहती है कि मान लो 5 साल की सरकार है, आज ही इलेक्ट हो गई 1 जनवरी, ठीक है, अब मान लो अगले 6 महीने के अंदर ही डिसॉल्व हो गई, तो फिर तो 5 साल ही करना पड़ेगा, ठीक है। 6 महीने के अंदर ही सरकार डूब गई पंचायत की, तो 6 महीने के अंदर बहुत कम टाइम होता है, मतलब तो फिर से नया 5 साल ही होगा। एक और 6 महीने याद करो, मतलब बताता हूँ, याद क्या करो, तुमने थोड़ी पढ़ा होगा। मान लो 4.5 साल हो गए, अब 3-4 महीने या 6 महीने ही बचे हैं सरकार के, और मान लो 4.5 साल के बाद डिसॉल्व हो जाती है पंचायत की सरकार, मतलब 5-6 महीने बचे हैं, तो क्या वो 5-6 महीने करेंगे? तो नहीं, तो भी फिर से ही नया इलेक्शन होगा। तो 6-6 महीने का कंसेप्ट ये याद रखना, ठीक है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन। फाइनेंस कमीशन बताया कि पैसे डिस्ट्रीब्यूट करने, ठीक है, फाइनेंसिस देने, फाइनेंशियल पावर देने, और से इलेक्शन कमीशन क्या, इलेक्शन करवाने के लिए। तो ये जो सारे प्रोविजन है वो कंपलसरी है, वो करने ही पड़ेंगे पंचायत को, ठीक है। ठीक है भाइयों, ऑफिसर्स। चलो अब देखते हैं वॉलेंटरी प्रोविजंस। वॉलेंटरी प्रोविजंस क्या है? वॉलेंटरी प्रोविजंस क्या है कि भाई ठीक है, होता है, ठीक है, नहीं होता है तो कोई बात नहीं, ये सूली पे नहीं, मार नहीं डालेंगे, ठीक है, जेल में नहीं डालेंगे। वॉलेंटरी प्रोविजंस टू एंडो ग्राम सभा विद पावर एंड फंक्शन एट विलेज लेवल। भाई ग्राम सभा को विलेज लेवल पे पावर देना है। सेकंड पॉइंट, डिटरमाइन, देना है कि नहीं, इट्स ओके ऐसा। डिटरमाइनिंग मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ चेयरपर्सन एट विलेज लेवल पे, इलेक्शन का मैनर क्या होना चाहिए। गिविंग रिप्रेजेंटेशन टू द चेयरपर्सन ऑफ विलेज, चलो ये सब। प्रोवाइडिंग रिजर्वेशन टू द बैकवर्ड क्लासेस, ये किसकी बात हो रही है, ओबीसी, इनको रिजर्वेशन देना है कि नहीं, ठीक है। प्रोवाइडिंग रिजर्वेशन टू द बैकवर्ड क्लास, दे सकते हो, सरकार के ऊपर है, इलेक्शन कमीशन के ऊपर है, रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर है, मतलब कि ओबीसी को रिजर्वेशन देना है कि नहीं देना है, दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते। पर जैसे एससी, एसटी और वुमेन है, उनको तो कंपलसरी ही देनी थी, ठीक है। अच्छा, इनका रिजर्वेशन क्या था, 243 डी, 243 के क्या था, इलेक्शन, मैनर ऑफ इलेक्शन, ठीक है। और टैक्स कलेक्शन, टैक्स कलेक्शन भी वॉलेंटरी प्रोविजंस में आता है। अच्छा, ऐसा ये ऐसा क्यों कि एससी एसटी और वुमेन्स को ज्यादा रिजर्वेशन और इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, और अदर बैकवर्ड क्लासेस को इतना नहीं है? क्योंकि वही मार्जिनलाइज्ड है ये लोग, मतलब ये कम्युनिटीज मार्जिनलाइज्ड है, और इनको अपलिफ्ट करने की जरूरत है, तो बस उसी की वजह से रिजर्वेशन देते हैं मेन स्ट्रीम में लाने के लिए। पैसा एक्ट, ठीक है, क्या है, प्रोविजन ऑफ पंचायत एक्सटेंशन, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट 1996। क्या है, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज 1996 का एक्ट है, उसको कहते हैं एक्सटेंशन एक्ट। प्रोविजन ऑफ पार्ट 9 नॉट एप्लीकेबल टू द 5th शेड्यूल एरियाज। तो जो हमने अभी तक क्या पढ़ा, हमने पार्ट 9 पढ़ा, पार्ट 9 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, हमने पढ़ा पंचायत। पार्ट 9 क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का, पंचायत है। तो ये जो पंचायत के जितने भी मान लो प्रोविजंस है, वो इस इस चीज में एप्लीकेबल नहीं है। वो चीज क्या है, 5th शेड्यूल। 5th शेड्यूल क्या है मैं बाद में बताऊंगा, शेड्यूल्स पढ़ेंगे, ठीक है। सर बता दो ना, क्या बात करते हो, शेड्यूल एरियाज और शेड्यूल ट्राइब्स की बात कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरिया, शेड्यूल ट्राइब्स की बात है।
ठीक है, कुछ स्टेट्स है जहाँ पे शेड्यूल ट्राइब होंगे, उनका अलग ही है ऐसे, तो नॉट एप्लीकेबल ऑफ फिफ्थ शेड्यूल एरियाज। तो जहां जहां फिफ्थ शेड्यूल्स होंगे वहां पे पैसा एक्ट नहीं लगेगा, सॉरी पार्ट 9 के प्रोविजंस नहीं लगेंगे। ठीक है, चलो चलो, तो ये था, क्या था भाई, पंचायत। अब हम पढ़ेंगे अर्बन लोकल बॉडी या फिर म्यूनिसिपल गवर्नमेंट। ठीक है, 1-2 मिनट का ब्रेक लेंगे फिर शुरू करेंगे। चलो गाइस, तो अभी हम देखते हैं म्यूनिसिपैलिटीज, अर्बन लोकल गवर्नमेंट। अर्बन शहर की बात करेंगे अभी, ठीक है। चलो, म्यूनिसिपैलिटीज, हालांकि म्यूनिसिपैलिटीज में उतना कुछ खास है नहीं जितना पंचायत में था, क्योंकि पंचायत आर मोर इंपॉर्टेंट एज कम्पेयर टू म्यूनिसिपैलिटीज। अब ये म्यूनिसिपैलिटीज क्या है ये मैडम पूछ रही है। मैडम आप भी तो रहते हो म्यूनिसिपैलिटी में, अर्बन में, हम तो शहर, हम तो गांव के लौंडे छोरे, गांव के छोरे। ठीक है, चलो मजा आ रहा है मेरे को। 0-0, जिंदगी में दो चीज रखने की, 1 नंबर और 0-0। चलो, म्यूनिसिपैलिटी सिग्निफाइज द सिस्टम ऑफ अर्बन लोकल गवर्नमेंट। सिंपल, अर्बन लोकल, म्यूनिसिपैलिटी मतलब अर्बन लोकल गवर्नमेंट, म्यूनिसिपैलिटी मतलब अर्बन लोकल गवर्नमेंट। म्यूनिसिपैलिटी मतलब क्या, शहर की शहर की गवर्नमेंट। ठीक है, वो गांव की गवर्नमेंट, गांव की सरकार, ये शहर की सरकार, छोटी 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 शहरों की सरकार। ठीक है, देर आर 8 टाइप्स ऑफ अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स इन इंडिया। हमारे देश में 8 टाइप्स की अर्बन लोकल गवर्नमेंट है। 8 टाइप्स की अर्बन लोकल गवर्नमेंट है। कौन सी है देख लेते हैं। सारी इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़नी नहीं है, पर ये याद रखना कि भाई 8 टाइप की कुछ तो अर्बन लोकल गवर्नमेंट होती है। जैसे कि वहां पे 3 टायर था, यहाँ पे 8 टाइप की कुछ तो है। क्या है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, तो कॉर्पोरेशन बोलते हैं कॉर्पोरेशन के इलेक्शन। एक होता है म्यूनिसिपैलिटीज, एक होता है नोटिफाइड एरिया कमिटी, टाउन एरिया कमिटी, कैंटोनमेंट बोर्ड, टाउनशिप, पोर्ट ट्रस्ट, स्पेशल पर्पस एजेंसी। ठीक है, ये कॉमा इधर नहीं है, स्पेशल पर्पस एजेंसी। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 टाइप्स ऑफ क्या है, अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स। अर्बन लोकल गवर्नमेंट है इंडिया में 8 टाइप की, ये याद कर लेना। कौन सी पता होना चाहिए कि हाँ ऐसा भी कुछ कैंटोनमेंट बोर्ड होता है। कैंटोनमेंट बोर्ड क्या मतलब, वो अपने जैसे डिफेंस में जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई एक बोर्ड होता है, तो उस वो एक पर्टिकुलर एरिया होता है, उस पर्टिकुलर एरिया को एक स्पेशल एरिया होता है, उसको क्या बोलते हैं, कैंटोनमेंट बोर्ड। जैसे कि टाउनशिप, तो टाउनशिप वो पर्टिकुलर टाउनशिप मतलब एक पर्टिकुलर बिजनेस या पर्टिकुलर कंपनी या पर्टिकुलर चीज के लिए होता है, उसमें बाहर के लोग नहीं होते। ठीक है, द फर्स्ट प्रिंसिपल ओ, ये अच्छा, ये तुमको पता है ये क्यों होता है? ये मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो नहीं, पर इंटेलिजेंस मेरा लगा रहा हूँ ये टाइप करने में, तो कभी कभी ये हो जाता है। प्रिंसिपल नहीं है, ये म्यूनिसिपल है। ठीक है, म्यूनिसिपल, द फर्स्ट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वाज सेटअप इन मद्रास इन 1688। जैसे कि पंचायती राज सबसे पहला कहाँ पे सेट हुआ था, तो राजस्थान में। तो वैसे ही सबसे पहला म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कहाँ पे सेटअप हुआ था, मद्रास में। कौन से, 1688। The provision of urban local government was constituted under 74th Constitutional Amendment Act। ठीक है, 74th, वो 73rd था। 73rd क्या था, पंचायत। 74 क्या है, म्यूनिसिपैलिटीज। ठीक है, ये याद रखना।
1992 दोनों का ईयर तो सेम ही है 1992। विच एडिड पार्ट 9A टू द कॉन्स्टिट्यूशन। पंचायत का पार्ट क्या था 9 था, इसका 9A है, ठीक है। आर्टिकल 243 पी से लेके 243 जेड जी तक पंचायत के लिए क्या था, आर्टिकल 243 से लेके 243 के तक, के सॉरी ओ तक था, ओ तक, ओ के बाद पी, ठीक है। चलो 12th शेड्यूल वाज एडेड हैविंग 18 मैटर्स। उसमें क्या था 29 मैटर्स था पंचायत में, इसमें 18 मैटर्स है 12th शेड्यूल। पंचायत का शेड्यूल क्या था, शेड्यूल 11 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये शेड्यूल 12 है। हमने बहुत सारे शेड्यूल्स देखे पूरे सीरीज में, ऑलमोस्ट सारे देख लिए हैं, एक दो ही शायद रह गए, तीन चार ही, 12 है टोटल 12 शेड्यूल्स है, उसमें शायद तीन चार शेड्यूल नहीं बताएंगे, बाकी 8 तो बताए होंगे मैंने, ठीक है। पोस्ट स्क्रिप्ट क्या है भाई, लॉर्ड रिपन कौन थे, कोई ब्रिटिश कोई तो था भाई सर, मेरे को नहीं पता। इज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लॉर्ड रिपन को क्या बोलते हैं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के पिताश्री बोलते हैं, इनसे आया था ये आइडिया, ठीक है। म्यूनिसिपैलिटीज क्या है, 3 टाइप्स ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज। 8 टाइप की तो हमने अर्बन लोकल गवर्नमेंट देखी थी, जो 8 टाइप्स था अर्बन लोकल गवर्नमेंट थी, ठीक है। ये क्या है, 3 टाइप्स ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज, ठीक है, ये अलग चीज है, याद रखना। तो 3 टाइप की कौन सी है, एक होता है नगर पंचायत जिसको बोलेंगे ट्रांजिशनल एरिया, एक होता है म्यूनिसिपल काउंसिल और एक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, स्मॉलर अर्बन एरिया लार्जर अर्बन एरिया। तो तुम देख लो, तुम्हारे पेरेंट्स को पूछना म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, तो मैंने सबसे पहले ही एक चीज बताई थी, देखो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन किसे कहते हैं, जिसकी पॉपुलेशन 1 मिलियन से ज्यादा हो। काउंसिल किसको बोलते हैं, तो जिसकी पॉपुलेशन वो होगी, ठीक है। म्यूनिसिपैलिटी किसको बोलते हैं, जिसकी पॉपुलेशन ऐसे कुछ होगी। तो बस मैं वही बता रहा हूँ। तो नगर पंचायत मतलब ट्रांजिशनल एरिया, ट्रांजिशनल एरिया मतलब कि दो सिटीज के बीच का एरिया, ऐसा समझ लो, ठीक है। ट्रांजिशन हमेशा ये होता है कि दो दो एरियाज के बीच का जो ट्रांजिशन होता है, बीच का पॉइंट, उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांजिशनल एरिया। म्यूनिसिपल काउंसिल होगा तो स्मॉल, कॉर्पोरेशन होगा तो लार्ज, ठीक है। ऑल मेंबर ऑफ द म्यूनिसिपैलिटी शेल इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल ऑफ म्यूनिसिपल एरिया। पंचायत में भी यही था, डायरेक्टली होता है। Each municipal area is divided into territorial constituency known as ward। सबसे पहले वो पिक्टोग्राफ में बताया था कि वार्ड्स का इलेक्शन होता है, जैसे उसमें पंचायत का होता था, इसमें वार्ड्स का होता है, ठीक है। पोस्ट स्क्रिप्ट याद रख लो भाई, बस हो गया तुम्हारा काम, आज ये चैप्टर खत्म। पोस्ट स्क्रिप्ट क्या है भाई, पोस्ट स्क्रिप्ट क्या है, ऑलमोस्ट एवरीथिंग सेम एज पंचायत राज, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। सो ट्राई टू रिकॉल व्हाट वी स्टडीड अबाउट द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। जो जो हमने पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में पढ़ा है वो ऑलमोस्ट सब इसमें है। जो डिफरेंट था वो पढ़ा दिया मैंने, जो डिफरेंट नहीं है वो सब सेम होगा ऑब्वियसली। ऑल कैट आर डॉग, ऑल डॉग आर कैट रैट, ऐसा समझ लो, ठीक है। एक वेन डायग्राम सिलोजिज्म टाइप कि भाई रिजर्वेशन जो पंचायत में होगा वो रिजर्वेशन इसमें भी है, ठीक है। जो एज 21 उसमें थी इलेक्शन में खड़े रहने की, वो इसमें भी है, ठीक है। तो सब ऑलमोस्ट सेम है, आर्टिकल्स कुछ अलग थे वो बता दिए मैंने, और ये 3 टाइप के म्यूनिसिपैलिटीज होती है ये भी बता दिया मैंने, बाकी सब सेम है। तो भाई यहाँ पे हमारा ऑलमोस्ट खत्म होता है क्या, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया क्या होता है, कैसे होता है, बहुत डिटेल है। जैसे कि मैंने मास्टर्स में एक पूरा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का एक पूरा पेपर आता था, मतलब पूरा एक एग्जाम में एक अलग ही पेपर, उससे बहुत सारा दिया है। तो तुमको वकील थोड़ी बनना है मेरे जैसा, ठीक है, मुझे बना लो अपना वकील। एग्जाम क्लियर करना है तो एग्जाम के लिए तो बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट से भी ज्यादा मजा आए ऐसे तो किया है, ठीक है। तो ये याद रखना।
अच्छा, ये ऐसी वैन देखी होगी तुम्हारे वहां पे आती होगी, सूखा कचरा गीला कचरा, तो कौन करता है? म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले ही करते हैं, ठीक है। उन लोगों की ड्यूटी बनती है कि हाँ भाई चलो कचरा फेंको क्योंकि तुम्हारा शहर साफ रहे वगैरह वगैरह। चलो, होप यू आर स्टडिंग वेल प्यारे बच्चों। सरपंच जी आ गए हैं, सरपंच जी कह रहे हैं कि भाई तुम्हारी पढ़ाई ठीक चल रही है कि नहीं चल रही, तो तुम बता दो सरपंच जी को कि हाँ सरपंच जी चल तो रही है। और मान लो सरपंच जी नहीं चल रही, पढ़ाई नहीं चल रही मान लो, तो क्या करना है? इलेक्शन लड़ेंगे, ठीक है। पढ़ने की क्या जरूरत है, बस 0-0 हो जाओ, एक नंबर काम करो, मजा करो, मेहनत करो, परिश्रम सीखो, नया नया चीजें, डेयरिंग डेयरिंग। मैं बहुत डेयरिंग बनता हूँ, मेरे को मिलना कभी तुम, ठीक है। तो ये सब करते रहो, पढ़ो प्यारे बच्चों, नहीं पढ़ा जा रहा है तो फिर बहुत ऑप्शन है। ध्यान रखो, टेक केयर, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक कोशिश करना जो जो पढ़ा है सब रिवाइज करो। चलो टेक केयर।